क्लास 12th हिस्ट्री के आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आखिरी बहादुराना दिन। हमारे चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। आखिरी बहादुराना दिन मतलब गांधी के जो आखिरी दिन थे उनको हम चर्चा में लाने वाले हैं। एनसीईआरटी में महात्मा गांधी के जो जीवन के 1947 के बाद के जो दिन हैं वो बहुत अलग तरीके से यहाँ पर डिटेल में उसको बताया गया है कि महात्मा गांधी ने क्या प्रयास 1947 के बाद किए भारत देश में। 1947 से पहले तो बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने चलाए और लोगों की भागीदारी रही, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के प्रयास रहे वो बहुत बहादुराना तरीके से रहे और उसको ही हीरोइक डेज कहा गया है कि जैसे एक हीरो देश के लिए काम करता है, जैसे एक हीरो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है और एक हीरो अडिग रहता है अपने सिद्धांतों पर, उसी प्रकार से महात्मा गांधी कैसे अडिग रहे, कैसे प्रयास उन्होंने आज़ादी के बाद भी भारत के लिए किए, उसको इस टॉपिक में समाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम का में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। पैराग्राफ नंबर 1 साफ कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय नई दिल्ली जो भारत की राजधानी थी उस समय किसी उत्सव में महात्मा गांधी थे ही नहीं। यानी जिस व्यक्ति ने 1915 से 1947 तक लगातार लड़ाई लड़ी और कई महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, सविनय अयोध्या, भारत छोड़ो आदि आंदोलन, असहयोग, तो अब आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन महात्मा गांधी किसी उत्सव में शामिल नहीं हुए। जहां झंडा फहराया वहां नहीं गए, दिल्ली में थे ही नहीं, जबकि दिल्ली में होते काश लेकिन नहीं थे। तो महात्मा गांधी कहाँ थे? वो कलकत्ता में थे, जहां पर भी, और कलकत्ता में भी महात्मा गांधी किसी कार्यक्रम में नहीं गए, कहीं झंडा नहीं फहराया महात्मा गांधी ने, बल्कि महात्मा गांधी ने 24 घंटे का उपवास किया, यानी उपवास रख लिया, व्रत रख लिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने समझ लिया कि देश आजाद हो गया है लेकिन अब विभाजन हो गया है, देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक पाकिस्तान नाम का देश अलग बना था भारत से अलग होके, और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, यानी मारकाट मची हुई थी और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून पे प्यासे हो रखे थे। महात्मा गांधी के जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले डॉक्टर डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि भाई सितंबर अक्टूबर का जो महीना है 1947 का, महात्मा गांधी सारे पीड़ितों को जो दंगे से प्रभावित है, पीड़ित हैं, विभाजन की आग में झुलसे हुए हैं, वो अस्पतालों में जा रहे थे, रिफ्यूजी कैंप्स यानी शरणार्थी शिविरों में जा रहे थे और उन सिखों, हिंदू और मुसलमानों से आह्वान कर रहे थे कि भाई आप अपना जो हो गया, अतीत को भुला दो, विभाजन हो चुका है, अब एक दूसरे का पीड़ा को समझो और एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाओ और शांति से रहो। अब ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, क्योंकि विभाजन में देखे लाखों लोग इधर से उधर सीमाओं के आर पार हो गए थे। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू भारत की तरफ आए, पंजाबी सिख लोग आए और भारत से भी कुछ मुस्लिम जो है पाकिस्तान की तरफ गए और बांग्लादेश के क्षेत्र से भी भारत की तरफ, उसमें बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तानी था, तो वहां से भी बंगाल की तरफ हिंदू आए। महात्मा गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान के हालात जो रहे सो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों का पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा सभी के धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी का राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार रहेगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के प्रति किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। यानी जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो एक डर ये बना हुआ था कि जितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पाकिस्तान तो चले गए हैं लेकिन भारत में भी मुस्लिम रह गए हैं और दंगे हो रहे थे हिंदू और मुसलमान के। तो उस समय गांधी जी और नेहरू, यानी गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर, गांधी जी और नेहरू जी ने आग्रह किया कांग्रेस से कि भारत में जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक है उनकी अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जितने भी हैं। तो फिर कांग्रेस ने ही भारत में एक प्रस्ताव पारित किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार जो होंगे सुरक्षित रहेंगे, उस पर हम प्रस्ताव पारित करते हैं। और कांग्रेस ने
कभी भी दो राष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना था, टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, ऐसी आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग की थी। लेकिन कांग्रेस ने कहा हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानते, हम मानते हैं कि राष्ट्र एक ही होता है। तो फिर कांग्रेस ने तो, और गांधी जी और नेहरू जी और जो अन्य नेता थे, उन्होंने तो भाई अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर अपनी मंजूरी दी थी कि चलो मजबूरी है, बंटवारा नहीं तो हिंसा होगी। तो सारा इनका ये मानना था कि भारत सभी धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और भारत को वैसे ही बनाए रखना है। कांग्रेस की विचारधारा थी, गांधी जी की और नेहरू के विचारधारा थी कि देश ऐसे ही होगा, मल्टीकल्चरल होगा, बहुत सारे धर्म जाति के लोग यहाँ रहेंगे और भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। ये बात जो है कांग्रेस भी मानती थी और सभी धर्मों के लोग समान रूप से बिना भेदभाव के रहेंगे और राष्ट्र उनकी सुरक्षा करेगा, भविष्य का भारत। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भारत में की जाएगी और भविष्य में उनको सुरक्षित भी रखा जाएगा, ये गारंटी भी हम देंगे। इसलिए भविष्य में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया और अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकारों में एक विशेष अधिकार भी दिया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी और नेहरू का आग्रह पर यह कार्य कांग्रेस ने किया था और ये अच्छा कार्य था। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। ये जो बिंदु है, फाइनेस्ट आवर्स ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन बोर्ड में 8 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण आज़ादी के बाद के हैं, फाइनेस्ट आवर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो कैसे, ये प्रश्न आता है और यहीं से आंसर शुरू होता है। दरअसल महात्मा गांधी ने बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाया और वहां से दिल्ली आ गए थे। महात्मा गांधी चूंकि बंगाल में दंगे फैले हुए थे, जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के पास था, पहले पाकिस्तान ही था, तो बंगाल में शांति अभियान चला रहे थे, शांति स्थापना के प्रयास कर रहे थे और बाद में वो दिल्ली आ गए थे महात्मा गांधी। यहाँ महात्मा गांधी दिल्ली के बाद दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, यानी दंगे जो भारत के पंजाब हिस्से में फैले हुए थे वहां भी जाना चाह रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन राजधानी में ही जो शरणार्थी लोग थे, जो शरणार्थी मतलब जो हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी लोग थे, उन्होंने आपत्तियां की कि आप मत जाइए वहां पर, और इसके कारण महात्मा गांधी की दिल्ली की सभाएं अस्त व्यस्त होने लग गई। महात्मा गांधी का विरोध भी हो रहा था कि आप क्यों बार बार ये एकता की बातें करते हो, विभाजन हो चुका है और हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आप क्यों जाना चाहते हो पंजाब। बहुत सारे शरणार्थियों की उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई बार अपनी सभाओं में महात्मा गांधी कुरान की आयतें पढ़ा करते थे और कई शरणार्थी जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए थे वो इस पर आपत्ति जताते थे कि क्यों आप ऐसी आयतें पढ़ते थे। कई लोग नारे लगाते थे कि गांधी जी हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात नहीं करते, जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए। महात्मा गांधी को पता था कि पाकिस्तान में हिंदू है, सिख हैं, लेकिन भारतीय जो शरणार्थी थे उनका कहना था, हिंदुओं का कहना था कि पाकिस्तान में भी सिख है, हिंदू है, उनकी पीड़ा के बारे में महात्मा गांधी बात क्यों नहीं करते, जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और भारत नहीं आ पाए हैं। डीजी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे। महात्मा गांधी के बारे में डीजी तेंदुलकर ने कहा है कि पाकिस्तान महात्मा गांधी जाना चाहते थे और वहां भी जो अल्पसंख्यक थे, जो हिंदू थे, उनके कष्टों के बारे में भी चिंतित थे, वो जानकारी थी उन्हें और वहां जाना भी चाहते थे पाकिस्तान महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी वहां किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन वो नहीं दे पा रहे थे। यानी दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन महात्मा गांधी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो दिल्ली किस मुंह से जाते। कुल मिलाकर के ये पार्ट 1 का वीडियो हुआ है। इस पार्ट 1 के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि महात्मा गांधी के आखिरी बहादुराना दिन किस प्रकार के थे। तो बहादुराना दिनों में ये है कि महात्मा गांधी आज़ादी के उत्सवों में शामिल नहीं हुए, उन्होंने उपवास किया, शरणार्थी कैंपों का दौरा किया, अस्पतालों का दौरा किया, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करी, कांग्रेस पर दबाव डाला कि वो प्रस्ताव पारित करे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, और महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण आज़ादी के बाद की हैं, जबकि अपनी सभाओं में वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, कुरान की आयतें पढ़ते थे, जबकि आपत्ति इसमें जताई जाती थी और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में वो जाते थे। कल पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।